कभी सोचा है जो फोन हमारे हाथ में है या जो गाड़ी हम चलाते हैं, ये सब आखिर किस चीज पर टिका है? दरअसल इनके पीछे एक छिपी हुई दुनिया है, खनिजों की दुनिया। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो हर जगह तो है पर अक्सर हमें दिखाई नहीं देते। तो चलिए आज इसी दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी छिपी हुई चीज है जो हमारे दांत भी साफ करती है, गाड़ियों को पावर भी देती है और तो और पूरे के पूरे शहर बना देती है। एक ही चीज और इतने सारे काम। कमाल है ना? खैर, इसका जवाब हमारे आसपास से कहीं छिपा है। और जवाब है मिनरल्स यानी खनिज। बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों तक सब कुछ तो इन्हीं से बना है। मतलब ये सिर्फ जमीन के नीचे दबे हुए पत्थर नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम सी चीज से इसको समझते हैं, हमारा टूथपेस्ट। क्या कभी सोचा है कि उसमें क्या क्या होता है? देखिए, दांतों को घिसकर साफ करने के लिए होता है सिलिका और चूना पत्थर, कैविटी से बचाने के लिए फ्लूओराइड, सफेदी लाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड, और हाँ, वो जो एक खास सी चमक होती है ना, वो आती है अभ्रक यानी माइका से। है ना कमाल की बात? ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मिनरल्स हर जगह हैं। पर ये असल में हैं क्या? मतलब साइंटिफिकली देखें तो। चलिए अब ये समझते हैं कि कोई जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी किसी पत्थर को खनिज का दर्जा कब देता है। तो देखिए, जियोलॉजी की भाषा में खनिज कोई भी ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जिसका एक तय इंटरनल स्ट्रक्चर हो। मतलब उसके जो अणु हैं वो एक खास पैटर्न में जमे होते हैं। और पता है, यही खास बनावट है जो एक तरफ हीरे को इतना सख्त बना देती है और दूसरी तरफ टैल्क को एकदम नरम। इसी से हर मिनरल को अपनी एक अलग पहचान मिलती। अब खनिजों की ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसे आसानी से समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर 3 परिवारों में बांटा गया है। पहला है धात्विक यानी मेटालिक, जैसे लोहा और तांबा। दूसरा है अधात्विक नॉन मेटालिक, जैसे नमक या माइका। और तीसरा है ऊर्जा खनिज एनर्जी मिनरल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। खनिजों की दुनिया में ना वैरायटी जबरदस्त है। सोचिए, एक तरफ है हीरा, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस, और दूसरी तरफ है टैल्क, जिसे हम पाउडर भी कहते हैं, इतना नरम कि उंगलियों से मसला जा सकता है। और एक और बात, ये हमें सीधे सीधे साफ सुथरे रूप में नहीं मिलते। नहीं, ये चट्टानों के अंदर अयस्क या ओर के रूप में पाए जाते हैं, जिसे पहले खोदकर निकाला जाता है और फिर उसे साफ किया जाता है। तो अब जब हम मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए अब जरा अपने देश भारत की तरफ देखते हैं। पता लगाते हैं कि ये कीमती धात्विक खजाने हमारे यहाँ कहाँ-कहाँ छिपे हुए हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं लौह खनिजों की, यानी फेरस मिनरल्स की। इन्हें किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों? भाई, स्टील से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक सब कुछ लोहे पर ही तो टिका है। अब देखो, सारे आयरन ओर एक जैसे नहीं होते। इनमें 2 मेन टाइप हैं। एक है मैग्नेटाइट, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर है। इसमें 70% तक लोहा होता है और अपने मैग्नेटिक गुणों की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत कीमती है। वहीं दूसरी तरफ है हेमेटाइट। ये वो अयस्क है जिससे दुनिया का ज्यादातर स्टील बनता है। मतलब हमारी गाड़ियां, हमारे पुल, सब कुछ। भारत में ये जो आयरन ओर है वो कुछ खास इलाकों में ही मिलता है, जिन्हें बेल्ट्स कहते हैं। ये ज्यादातर देश के पूर्वी और दक्षिणी पठारी इलाकों में फैली हुई हैं। असल में यही वो जगहें हैं जो हमारे स्टील इंडस्ट्री को जिंदा रखे हुए हैं। चलो, लोहे की भारी भरकम दुनिया से निकलकर अब एक ऐसे मिनरल की बात करते हैं जो हल्का भी है और मजबूत भी। नाम है बॉक्साइट। ये जो मिट्टी जैसा दिखने वाला पत्थर है ना, यही वो सोर्स है जिससे बनता है एल्यूमिनियम। वही एल्यूमिनियम जिससे हवाई जहाज से लेकर हमारे कोल्ड ड्रिंक के कैन तक सब कुछ बनता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। भारत का लगभग 65% बॉक्साइट सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से आता है, ओडिशा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कुदरत ने ये खजाने हर जगह बराबर नहीं बांटे हैं। एल्यूमिनियम से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। पता है, जब इसकी नई नई खोज हुई थी तो ये सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती था। इतना कीमती कि सम्राट नेपोलियन III अपने सबसे खास मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाकर अपनी शान दिखाते थे। बाकी मेहमानों को तो सोना चांदी ही मिलता था।
लेकिन इन कीमती खजानों को धरती से निकालने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो तो सिक्के का एक पहलू था। अब हम इस कहानी के दूसरे स्याह पक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हमारा लक्ष्य होता है इन मिनरल्स से अपनी दुनिया को बेहतर बनाना, अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाना। लेकिन हकीकत ये है कि माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री भी हो सकती है। ये काम करने वालों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जरा सोचकर देखिए, माइनर्स को हर रोज जहरीली धूल और धुएं में सांस लेनी पड़ती है, जो धीरे धीरे उनके फेफड़ों को तबाह कर देती है। हर पल उनके सिर पर खदान की छत गिरने का खतरा मंडराता रहता है। और इसका असर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। माइनिंग से निकलने वाला जहर हमारे पानी के स्रोतों में घुल जाता है, हमारी जमीन को बंजर बना देता है और नदियों को भी प्रदूषित करता है। इसका एक बहुत ही भयावह उदाहरण है मेघालय की रैट होल माइनिंग। ये एक खतरनाक और गैरकानूनी तरीका है जिसमें कोयला निकालने के लिए हाथ से चूहे के बिल जैसी लंबी और पतली सुरंगें खोदी जाती हैं। अक्सर इन सुरंगों में मजदूर और कई बार तो बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। ये सिर्फ इल्लीगल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अमानवीय है। ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सारे खजाने ये फाइनाइट हैं, यानी सीमित हैं। तो सवाल ये है कि हमारा भविष्य क्या होगा? और आज के दौर में इनका संरक्षण करना, इन्हें बचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत क्यों बन गया है? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हमारी पृथ्वी के जो पूरी ऊपरी परत है, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसका सिर्फ 1% हिस्सा ही ऐसा है जहां से हम काम के मिनरल्स निकाल सकते हैं। सिर्फ 1%। समस्या की गंभीरता को इस तरह से समझिए। जिन खनिजों को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, धीमी जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं के बाद वो तैयार होते हैं, उन्हें हम उन्हें भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पलक झपकते ही खत्म कर रहे हैं। इनके बनने की रफ्तार और हमारी खपत की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जाहिर है हमें एक बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। पहला कदम, हमें माइनिंग की ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। दूसरा, हमें मेटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करना होगा ताकि कचरा कम हो। और तीसरा, जहां भी मुमकिन हो हमें इनके विकल्पों की यानी ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तलाश करनी होगी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हमने आज की जो ये दुनिया बनाई है वो इन्हीं सीमित संसाधनों पर खड़ी की है। तो सवाल ये है कि हम कल की दुनिया किस चीज़ से बनाएंगे? जब ये खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है।